तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे सी किंग रेट्सो पिकल जैसे स्ट्रॉन्ग एंशिएंट क्रीचर को भी जमीन की डस्ट चखने पे मजबूर कर डालता है। ये सब देख के टोकुगावा तो बात बात पे रेट्सो की दाद देता चला जा रहा होता है। यहाँ तक आइंस्टाइन भी इस पर बोलने लगता है, वैसे मुझे कहना पड़ेगा मैंने इस सी किंग की कंफू को काफी हल्के में ले लिया था। इसे मैंने सोचा नहीं था कि ये पिकल के आगे इतनी देर तक भी टिक पाएगा। टोकुगावा हैरानगी से पूछने लगता है, टिक पाएगा? उसने तो उसे हरा दिया है। तो आइंस्टाइन उसे एक बार फिर से पिकल पे अपनी नजरें ठहराने के लिए कहता है। यहीं पे हमें दिखा जाता है रेट्सो के वार पिकल पे जरा भी काम नहीं किए होते हैं कि रेट्सो का वार इस कदर स्ट्रॉन्ग था कि अगर इसकी जगह कोई और होता तो अब तक उसके दिमाग में काफी गंदी हलचल हो चुकी होती। इसी बात पर आइंस्टाइन कहने लगता है, अब हमने पिकल को डिस्कवर किया था, हमने अच्छे खासे तरीके से उसकी पूरी बॉडी को टेस्ट से गुजारा था। हमें मालूम पड़ा है कि उसका स्ट्रक्चर, उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर, उसकी ड्यूरेबिलिटी हमारी बॉडी से कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। ठीक पिकल की गर्दन की हड्डियां भी इसी तरह है। ऐसी हड्डियां सब उन जानवरों में पाई जाती है क्योंकि चार पैरों से चलते हो तो इसका एक ही मतलब है, कल अपनी पिछली जिंदगी में अपने हाथों को भी पैरों की तरह इस्तेमाल करता था। इस वजह से उसकी बॉडी को उसके सर के वजन को भी बर्दाश्त करना पड़ता था। ऐसे रह रह के उसकी बॉडी तब्दील होती गई। इसी वजह से पिकल का जिस्म काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमें दिखाया जाता है पिकल को उठता देख के रेट्सो दोबारा से उस पे वार करने की कोशिश करता है। पिकल अपने हैवानियत वाले जिस्म से बड़ी स्पीड से उसके वार को डॉज कर लेता है। इसके ठीक बाद पिकल ने यहाँ पे अपना हैवानियत वाला स्टैंस ले लिया होता है। स्टैंस देख के रेट्सो को एक तो रेस वाला स्टैंस याद आने लगता है और इसके बाद ठीक सुमो वाला। मगर जिस तरह से पिकल ने अपना स्टैंस लिया होता है वो स्टैंस उन दोनों स्टैंस से भी काफी ज्यादा बढ़ के जमीनी की करीबी पे होता है, बिल्कुल एक बीस्ट की तरह या फिर जंगली जानवर से भी कई गुना ज्यादा बढ़ के। रेट्सो को ये सब देख के एक बात का तो अंदाजा हो ही जाता है कि हाँ यार, इसके बाद जो भी होगा पिकल डॉज नहीं करेगा, सीधा भागते हुए आगे आएगा क्योंकि ये स्टैंस इसी तरह है कि जिसपे इधर उधर मुड़ा नहीं जा सकता, सब स्पीड का इस्तेमाल किया जा सकता है। यही देख के रेट्सो भी अपने दिल में थाम बैठता है। अब समझा पिकल, तो तुम इस तरह से खेलना चाहते हो? ठीक है, फिर मैं भी नहीं डॉज करूंगा, मैं भी इधर खड़ा रहूंगा, देखते हैं कौन कितना स्ट्रॉन्ग है। मैं यहाँ पे क्रैशिंग फिस्ट का इस्तेमाल करूंगा तुम्हारे खिलाफ पिकल। और यहाँ पे रेट्सो को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि जो पिकल है वो जंगली जानवर से कई गुना ज्यादा बढ़ गया है और एक ही गंदी सी झटके वाली स्पीड से आगे बढ़ता है। याद रखो, यहाँ तक इसी मूव का इस्तेमाल करके पिकल ने पावर के मामले में यहाँ तक ट्रिकेराटॉप्स को भी हराया हुआ है। ट्रिकेराटॉप्स एक ऐसा डायनासोर है जिसमें सबसे ज्यादा जोर पाया जाता है। डीड पिकल ये मूव अपने सबसे खतरनाक एनिमीज के खिलाफ इस्तेमाल करता है और इस वक्त वो रेट्सो के खिलाफ इस्तेमाल करने को जा रहा है। दोनों की दोनों अपने अपने मूव से एक दूसरे पे टूट पड़ता है। हालांकि पिकल का मूव रेट्सो को कहीं दूर उड़ा के एरिना से बाहर फेंकता है और ऐसा करते हुए यहाँ तक पिकल की सिर्फ एक आंख ही थोड़ी सी जख्मी होती है और बस यहाँ पे रेट्सो अपने होश खो बैठता है। पर हैरानगी की तो बात ही होती है, हम देख पाते हैं पिकल अभी तक रो रहा होता है। पिकल रोते रोते अब रेट्सो की ओर बढ़ने लगता है। टोकुगावा को फिक्र होने लगती है तो मिस्टर आइंस्टाइन इस पर बोलते हैं, तुम इतने हैरान क्यों हो रहे हो टोकुगावा? आखिरकार रेट्सो ने खुद अपने आप को ऑफर किया था उसका खाना बनने के लिए, अब वक्त आ चुका है। मिस्टर टोकुगावा, आप ये मत भूलेगा, ये हमारे बीच में और पिकल के बीच में पहला वादा है। तो वादे के मुताबिक पिकल को रेट्सो को खाना पड़ेगा। इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब टोकुगावा जब पिकल को रोकने खुद यहाँ पे आता है तो यहाँ तक पिकल अपने एक ही वार से टोकुगावा को उड़ा के फेंकता है। पर यहाँ पे हम पिकल की आंखों में साफ साफ दुख देख पाते हैं। उसे दुख होता है कि उसे रेट्सो को खाना पड़ा है। इसके बावजूद भी पिकल रेट्सो की एक टांग को काट के उसे खा रहा होता है। इससे पहले पिकल पूरे के पूरे रेट्सो को कच्चा चबा जाए कि वक्त रहते ही आइंस्टाइन पीछे से आके पिकल को बेहोशी की दवाई इंजेक्ट कर डालता है। इस वजह से अब यहीं पे पिकल बेहोश हो जाता है। अगले सी में रेट्सो खुद को हॉस्पिटलाइज हुए पाता है। रेट्सो अपनी एक टांग खो चुका होता है और उसका एक शोल्डर काफी ज्यादा जख्मी होता है। पर यहाँ पे रेट्सो को इस बात की चिंता नहीं होती, उसे अपने आप पे गुस्सा होता है। वो दिल ही दिल में पिकल से माफी मांग रहा होता है कि उनके बीच में पहला प्रॉमिस टूट गया। उसे काफी गुस्सा होता है कि पिकल ने उसे खाया क्यों नहीं, यह हमारे बीच में वादा था, आखिर क्यों उसे मेरे जिस्म के सिर्फ कुछ पुर्जे ही दिए गए। सो खुद को कोस रहा होता है और खुद से सवाल पूछने लगता है क्या वो सीरियस भी था पिकल से ये वादा करते दौरान, और उसे लगने लगता है कि शायद से वो इस प्रॉमिस को करने के लिए तैयार ही नहीं था। उससे आज जिंदगी भर में अपने ऊपर सबसे ज्यादा शर्म महसूस हो रही होती है। यहीं पे बाकी एंटर होते हुए कहने लगता है तो ये सब कुछ सच ही था,
जब मुझे सुनने में आया था कि पिकल ने तुम्हारे कुछ पुरुषों को खाया, मुझे अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा था। फिर बाकी उससे पूछने लगता है तुम्हारा और क्या हाल चाल है। उसे बताता है कि उसे जरा भी पछतावा नहीं है, क्योंकि ये मार्शल आर्ट का हिस्सा है। जब कोई मार्शल आर्ट अपने जिस्म का कोई हिस्सा खो देता है। शर्म तो मुझे इस पर है कि मैंने समझा मैं तैयार हूँ। मैंने पिकल से वादा किया था कि मैं उसे खाने दूंगा खुद को अगर मैं हार गया। और देखो मैं जिंदा हूँ, मेरी सांसें चल लिया, मैंने वादा तोड़ दिया। शर्म तो अब मुझे सिर्फ इसी बात पर है। बाकी उसकी बातों से एग्री ना करता और वो इस पर कहने लगता है तुम्हें इन चीज़ों की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जहाँ तक टोकुगावा ने मुझे बताया है तुमने बड़ी बहादुरी से और काफ़ी गजब तरीके से पिकल का सामना किया। सो इस बात से फिर भी एग्री ना करता और वो बोलता यही है ने जबकि एक बात साफ साफ कह दी थी, वादा किया था, उससे पूरा करने में मैं नाकाम हो गया और बस यही सच्चाई है मेरी कड़वी। बाकी आगे से फिर से बोलने लगता है तुमने सालों से ट्रेन किया अपने आप को, अपनी बॉडी को वेपन में बदल डाला। अगर देखो तो सही, तुमने आज उसी वेपन को खो दिया, तुम्हारी टांग कट चुकी है। अगर फिर भी तुम्हें फिजिकल पेन जरा भी इस वक्त महसूस नहीं हो रहा, तुम्हें दर्द हो रहा है तो वह अंदर से हो रहा है। अगर सच कहूँ तो मेरा ये काफी है, तुम्हें दर्द महसूस हो रहा है क्योंकि तुमने वादे को तोड़ दिया पिकल और अपने बीच में। ये दर्द में तुम्हें फख्र महसूस करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों को तो ये भी महसूस नहीं होता। तुम एक असली मर्द हो रेट्सो। सीकिंग रेट्सो एक लेजेंडरी मार्शल आर्टिस्ट है। रिपब्लिक पीपल ऑफ चाइना के लिए तुम एक नेशनल ट्रेजर से भी कई गुना ज्यादा बढ़ के हो। रेट्सो तुम्हारे नाम का काफी गहरा मतलब है और इसे मैं काफी इज्जत से एक वक्त में देखता था। रेट्सो खतरनाक, इंटेंस और कभी अपने रास्ते से नहीं हटता। यही तुम्हारी असली पहचान है रेट्सो। जो तुम्हें सबसे पावरफुल बनाता है वो तुम्हारा स्पिरिट है, जिसे कोई नहीं तोड़ सकता, तुम्हारी विल पावर। तक कुछ सुनने के बाद रेट्सो भी बाकी के आगे सर झुका के उसका शुक्रिया कहता है। सबके बाद बाकी भी अब अपने घर लौट के जा रहा होता है, लेकिन जाते जाते हम देख पाते हैं पिकल का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस आखिर बाकी पे भी काम कर रहा है। रेट्सो जैसे स्ट्रॉन्ग फाइटर की हालत देख के बाकी के भी पसीने छूटने लगते हैं, पर सबसे बढ़ के बाकी खुद के अंदर वो शोले से महसूस कर पाता है, वो आग सी उसे बार बार पिकल से लड़ने के लिए मजबूर करी होती है कि अंदर से तो खुद को रोक रहा है कि उससे नहीं लड़ना, लेकिन बाकी भी जानता है। तो हाँ यार तुम ये कह सकते हो बाकी को भी एक कीड़ा सा काट रहा है, बाकी भी उससे लड़ने की ख्वाहिश रखने लगा है। कहानी शिनशिनकाई डोजो पे जाती है, जहाँ पे डोप्पो ओरोची बड़ी सी बड़ी चीज को और पतली से पतली चीज को काफी सफाई से तोड़ और काट रहा होता है। जिस पतले नीडल को उसने इतनी सफाई से काटा होता है, ये देख के काटसुमी बोलने लगता है इनक्रेडिबल सर, यहाँ तक तो स्वॉर्ड भी इसे इतनी सफाई से नहीं काट सकती। फिर यूं ही डोप्पो ओरोची को यहाँ पे थोड़ी देर में टोकुगावा का फोन आता है और वो यहाँ तक कि रेट्सो की हार की खबर डोप्पो ओरोची को भी बता देता है। हालांकि डोप्पो ओरोची टोकुगावा को काफी ज्यादा कंफ्यूज पाता है। एक पल में तो टोकुगावा ये कहता होता है कि रेट्सो ने पिकल को भी काफी अच्छी टक्कर दी है और यहाँ तक जीत भी चुका है, पर दूसरे ही पल में वो बोलता होता है कि यहाँ तक पिकल ने भी रेट्सो की टांग को खा लिया। देख पाते हैं टोकुगावा का यही कहने का मतलब है कि जहाँ तक ट्रिक्स और टेक्निक्स की बात थी रेट्सो पूरे तरीके से जीत चुका है। पर बात तो यहाँ पे खत्म होती है कि एरिना में आखिर तक कौन कदम जमा के खड़ा था, तो वो कोई और नहीं बल्कि पिकल था। सबके बाद डोप्पो ओरोची यही बात काटसुमी को भी बता देता है। काटसुमी को यकीन नहीं आ रहा था कि रेट्सो जैसा स्ट्रॉन्ग फाइटर आखिर हार कैसे गया। डोप्पो ओरोची भी इस पर बोलने लगता है एक तरह से वो हारा भी है और एक तरह से वो जीता भी है। ये सब सुनने के बाद काटसुमी को पिकल पे काफी ज्यादा तप चढ़ने लगती है, उसे काफी गुस्सा आने लगता है, उसका खून उबलने लगता है। उसे इस बात का तो सबसे ज्यादा गुस्सा होता है कि पिकल हमें काफी हल्के में ले रहा है। इसी बात पर डोप्पो ओरोची एक बार फिर से उसे समझाने लगता है काटसुमी तुम अभी तक असली मसले को ही नहीं समझ पाए। पिकल हमें हल्के में नहीं लेता, बल्कि पिकल तो हमें किसी खाते में ही नहीं लेता। काटसुमी और चिढ़ते हुए बोलने लगता है वो इसका भी एक ही मतलब है, चाहे वो हमें हल्के में ले या किसी खाते में ना ले। ये बात सुनने के बाद डोप्पो ओरोची की भी आंखें खुली की खुली रह जाती और वो सोचने लगता है बात में दम था। खैर छोड़ो, उसे एक काम की बात बताता हूँ। रेट्सो की हारने की खबर लगभग हर फाइटर के पास इस तरह ही फैल के आती है जैसे कि आग फैलती है, पर ज्यादातर लोग तो ये सुन के ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं कि रेट्सो जैसे फाइटर का हाल आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। याद रखो सीकिंग रेट्सो फाइटर के बीच में भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइटर माना जाता है। यहाँ तक ये रूमर्स भी काफी ज्यादा सुनने को मिलते हैं कि सीकिंग रेट्सो बाकी को भी टक्कर दे सकता है।
दूसरे सीन में अल्बर्ट आइंस्टाइन और टोकुगावा के पैरों तले जमीन तो तब खिसकती है जब उन्हें मालूम पड़ता है कि पिकल अंडरग्राउंड एरिना से फरार हो चुका है। पर आइंस्टाइन जब उस लोहे की दरवाजे की हालत देखता है उसकी धज्जियां उड़ जाती है। यहाँ तक राइनो जैसा जानवर भी इस दरवाजे पे स्क्रैच तक नहीं ला सकता। इसी पर टोकुगावा भी ये देख के बोलने लगता है, पूरे इतिहास में बस ये 2 बार ही दरवाजा टूट चुका है। एक तो पिकल ने अभी हाल ही में ही तोड़ा, इससे पहले भी एक और क्रीचर ने भी ये दरवाजा तोड़ा था, वो कोई और नहीं बल्कि यूजिरो हानमा था। कहानी पिकल पे जाती है जो कि एक बहुत बड़ी ऊंची बिल्डिंग के कोने पे फ्रेश एयर के लिए बैठा होता है। पर इसी लम्हे में हमें एक और अनजान शख्स के बारे में भी दिखाया जाता है। उसका नाम था ताकेमिशी, 21 ईयर्स ओल्ड। ताकेमिशी कराटे, बॉक्सिंग और वेट लिफ्टिंग में सबसे ज्यादा पावरफुल था अपने डोजो में। यहीं पे से महसूस होने लगा कि अब पूरी दुनिया में इसकी बराबरी का कोई है ही नहीं। इसी के तो कारण ये रात के वक्त गलियों में इधर उधर चलता मारा फिर रहा है ताकि ये कोई वर्दी अपोनेंट को ढूंढ सके जिससे वो लड़ सके और फाइट को एंजॉय कर सके। ताकेमिशी किसी अंधेरी गली में गंद के ढेर में जब पेशाब करने ही लगता है कि देखते देखते कोई चीज उसे गंद के ढेर के अंदर ही खींच लेती है। जब वो चीज बाढ़ आती है तो यहाँ तक उसी चीज ने उसके कपड़े भी पहन रखे होते हैं। और यार हमें मालूम पड़ता है वो चीज कोई और नहीं बल्कि पिकल है। हम देख पाते हैं पिकल इस दुनिया में रह रह के होशियार और समझदार होता चला जा रहा है। और यार पिकल के चेहरे पे एक्साइटमेंट तुम लोग देख सकते हो। पिकल इस नई दुनिया में फिरने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा है। पिकल वो सारी चीजें पाता है जो उसने अपनी दुनिया में कभी देखी ही नहीं होती। और वो अपने दौर में एक प्राउड वॉरियर माना जाता था, पर अब जबकि उसने इंसानों जैसा डिस्गाइज किया हुआ है तो अब वो क्या है? इस सवाल का जवाब तो किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना तो पिकल को भी मालूम है। अगर किसी नई जगह पे आते हो तो उस तरह के तौर तरीके पे रहना पड़ता है अगर तुम वाकई में सरवाइव करना चाहते हो। क्योंकि पिकल का कद इस कदर बड़ा है कोई इंसान भी उसके साथ नजरें मिलाने की हिम्मत तक ना करता। इसके चलते पिकल भी उन पे हमला ना करता, क्योंकि पिकल सिर्फ उन्हीं पे हमला करता है जो चीज उस पे हमला करती है। जबकि पिकल भूख से मारा चलता जा रहा होता है। पर यहाँ तक भी सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि तभी रेड लाइट और ग्रीन लाइट सिग्नल आता है। तो देख के बाकी लोग तो वहीं पे रुक जाते हैं। पर पिकल को भला क्या मालूम कि ये ग्रीन लाइट और रेड लाइन का क्या सीन है। पिकल बस आगे चलता रहता है और इसी तरह रोड पे कदम रख देता है और बस देखते ही देखते एक बहुत बड़ा ट्रक आके सीधा पिकल में जा बचता है। जरूर इससे पिकल उड़ के जमीन पे जा गिरता है। इसके बावजूद भी पिकल के जिस्म पे एक स्क्रैच तक नहीं आता। और जो शख्स आसपास मौजूद होता है वो ये देख के काफी ज्यादा चौंक जाता है। यार ये शख्स ट्रक से टकराया है, उल्टा उससे कुछ नहीं हुआ बल्कि इसके बजाय उसके जिस्म के डेंट वगैरह ट्रक पे समा गया। इसी दौरान पिकल को लगने लगता है कि इस ट्रक ने मुझ पे हमला किया। अब भला वो क्या चीज है वो ये नहीं जानता होता। पिकल बस गुस्से में ट्रक पे टूट पड़ता है और उसकी हालत तोड़ फोड़ डालता है। लोग भी बस देखते रह जाते हैं कि ये केरा हैवान है। ट्रक को पूरे तरीके से तोड़ फोड़ देने के बाद पिकल की नजर ट्रक के अंदर गोश्त पे जाती है। ये गोश्त पिकल की आंखों के लिए ठंडक होता है और पिकल के जीने की उम्मीद होती है। हम सबको पता है इस वक्त पिकल को काफी भूख लगी हुई है। पिकल काफी खुशी से ट्रक के अंदर ही बैठ के उस गोश्त को खाने लगता है। स्नैक टाइम। और इसी के साथ हमारी एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है।